हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ फिगर ऑफ स्पीच की नई वीडियो, जिसमें हम करेंगे ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस। तीनों का मीनिंग ही क्या है? विरोधाभास है। अब तीनों का मीनिंग विरोधाभास है तो इसके अंदर कुछ समानता भी होगी और कुछ में अंतर भी होगा। यही समानता और अंतर को हमें समझना है। कैसे? ऑक्सीमोरन की पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू वर्ड्स आर यूज्ड विच आर अपोजिट टू ईच अदर। देखो, इसका मीनिंग आप एक चीज आप क्लियर हो गया आपको कि विरोधाभास का मतलब क्या था? विपरीत। तो इसके अंदर जो भी वर्ड प्रयोग किए जाएंगे, जो भी फ्रेज या जो भी सेंटेंस प्रयोग किए जाएंगे, तीनों के अंदर ही कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या मिलेगा आपको? विरोध मिलेगा, मतलब एक दूसरे के कंट्रास्ट मिलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट जो ना ऑक्सीमोरन, आज के हमारे टॉपिक में जो फर्स्ट जो ऑक्सीमोरन हमारा फिगर ऑफ स्पीच शामिल है, उसके अंदर भी यही बात कही है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर, मतलब इस अलंकार के अंदर, टू वर्ड्स आर यूज्ड, दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अब हमने ये बात और ध्यान रखना है कि इसके अंदर जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो सेम ही रहेगा। ठीक है? जिस भी ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब जिस भी वस्तु के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, वो क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ठीक है? कैसे? अब दो जो अपोजिट वर्ड आएंगे, आप एक बात और समझो, अपोजिट जो वर्ड आएंगे उसमें एक एडजेक्टिव होगा, एक नाउन होगा। ठीक है? क्लियर? एग्जाम्पल पर आप थोड़ा ध्यान करो, फिर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। शी इज फीलिंग स्वीट पेन, यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, स्वीट और पेन। अब पेन क्या है? नाउन है। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। एक नाउन, एक एडजेक्टिव, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़े, इसको समझें कि ये एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सी के बारे में बता रहा है। सी इज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठी या मधुर पीड़ा महसूस हो रही है। कभी देखो, पीड़ा जो होती है, दर्द जो होता है, क्या वो मधुर होता है? नहीं। इसलिए तो अपोजिट है। दो वर्ड हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक इनमें नाउन है, एक एडजेक्टिव है। बस यही बात हमने समझनी है। ठीक है? अगला एग्जांपल देखो, दिस इज ओरिजिनल कॉपी। दो वर्ड आए हैं, एक ओरिजिनल और एक कॉपी। क्या कभी कॉपी ओरिजिनल हो सकती है? नहीं। तो बोला क्या है? दिस इज ओरिजिनल कॉपी, ये बिल्कुल ओरिजिनल के जैसी कॉपी है। तो कॉपी भी है और ओरिजिनल भी बता रहे हैं, अपोजिट बातें हो रही हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? आप क्लियर हो गया ना बातें? ऑक्सीमोरन है। ठीक है? एक और एग्जांपल देखो, दैट वाज नेचुरल एक्टिंग। देखो, यहाँ पर वर्ड आया है, एक तो एक्टिंग, दूसरा है नेचुरल। नेचुरल का मीनिंग था वास्तविक। देखो, जो वास्तविक है वो तो वास्तविक क्या होता है? एक्टिंग, मतलब किसी की कॉपी। एक्टिंग क्या होता है? कॉपी होता है। तो एक्टिंग और नेचुरल दो अपोजिट वर्ड है, एक नाउन, एक एडजेक्टिव। ठीक है? कौन सा अलंकार? ऑक्सीमोरन। ठीक है? आगे बढ़े, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। देखो, रेगुलरली माने नियमित रूप से, इरेगुलरली माने अनियमित रूप से, दोनों के दोनों अपोजिट वर्ड। तो वह अनियमित, नियमित रूप से अनियमित रहता है। तो नियमित भी है और अनियमित भी, दोनों अपोजिट वर्ड हैं। ठीक है? आगे देखिए एक और एग्जांपल, सी इज प्रेटी अगली। देखो, प्रेटी का मीनिंग होता है सुंदर और अगली का मीनिंग होता है भद्दा। वह बहुत ही ज्यादा भद्दा है, ऐसे बताना चाहते हैं। तो हमने दो वर्ड यहाँ पर यूज किए हैं, प्रेटी और अगली। तो एक ही हमारा जो सब्जेक्ट, इसके बारे में बातें कर रहे हैं, मतलब एक ही व्यक्ति या वस्तु इसके बारे में बता रहे हैं ना, उसी के बारे में हमने ये देखना है कि दो वर्ड प्रयोग किए गए, लेकिन दोनों के दोनों वर्ड क्या है? एक दूसरे के कंट्रास्ट में है। क्लियर? अब मैं आपके सामने ना एक सॉन्ग चलाता हूँ, इसमें आप देखेंगे उस सॉन्ग के अंदर किस प्रकार से कंट्रास्ट को दिखाया है। ठीक है? सुने, पहले सॉन्ग को सुने, फिर बताऊंगा मैं। सॉन्ग का कुछ वर्ड में यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना। सुना? मुकेश जी की आवाज़ में है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सुने। समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना वाना दीवाना। क्या कहता है? मैं खुश हूँ और मेरे आंसू पे जाना। खुश है फिर भी आंसू है, अपोजिट बातें हुई ना।
एक ही व्यक्ति के बारे में बताया कि खुश भी है और आंसू भी हैं। आप समझ गए क्या है इसमें? ऑक्सीमोरन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब भी विरोधाभास ही है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू आइडियाज और स्टेटमेंट आर यूज्ड। अब इस पैराडॉक्स के अंदर भी क्या है, दो ओपोजिट आइडियाज या स्टेटमेंट प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, विच आर ओपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल दो ओपोजिट ही हैं। जो भी स्टेटमेंट, जो भी आइडियाज व्यक्त किए गए ना, एक दूसरे के क्या है, वो कंट्रास्ट, एक दूसरे के ओपोजिट है। कैसे? अब एक पॉइंट को आपने समझना, जैसे हमने यहाँ पर समझा था ऑक्सीमोरन के अंदर हमने क्या पॉइंट देखा कि दो वर्ड मिलेंगे, एक उसमें नाउन होगा, एक एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही पैराडॉक्स के अंदर भी आपने पॉइंट समझना है। ऊपरी तौर पर वाक्य इलॉजिकल लगेगा। हम सेंटेंस को देखेंगे ना तो आप कहेगी स्टेटमेंट क्या है, ये तो लॉजिकल नहीं है। ठीक है, इलॉजिकल आपको लगेगी, लेकिन इसके अंदर डीप मीनिंग छिपा, मतलब गहरा मीनिंग जो होता है ना, वो छिपा हुआ होता है, जो रीडर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। रीडर माने पढ़ना, पाठक, पढ़ने वाला जो भी सेंटेंस को पढ़ेगा ना, उसको सोचना पड़ेगा कि इसका मीनिंग आखिर क्या है, ऐसा क्यों बोला है। तो पैराडॉक्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट, जो भी आइडियाज यहाँ पर दिखाए जाएंगे, वो हमें एकदम समझ नहीं आएंगे, उसको हमें समझना पड़ेगा, उसका डीप मीनिंग हमें लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो जरा, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। देखो बिगनिंग भी है और एंड भी है, दो वर्ड है। ये क्या है? अंत की शुरुआत है। कैसे? देखो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का व्यवसाय चला गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, तो उनके लिए बड़ा ही कष्ट का समय निकला। लेकिन जैसे धीरे धीरे जो समय गुजरा, स्थिति पटरी पर आई, सामान्य हुई स्थिति, तो क्या कहा उनके बारे में, भाई तुम्हारे जो कष्ट जो तुमने सही ना, जो तुम्हारी परेशानी जो तुमने सही ना, उनका क्या हो गया, अंत की शुरुआत है। अब उनका अंत जो है ना वो अब शुरू हो गया है। क्लियर हो गया? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सीधा एक सेंटेंस से बातें क्लियर नहीं हो जाती, हमें उसको थोड़ा सा डीप लेवल से हमें उनको समझना पड़ेगा। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। कहते हैं कि पानी पानी, हर जगह पानी ही पानी है, बट नॉट एनी ड्रॉप, लेकिन एक भी बूंद नहीं है, टू ड्रिंक, पीने के लिए। पानी ही पानी है हर जगह, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो समझो जरा, मान लिया हम चले जाते हैं किसी ऐसे स्थान पर, अंडमान आइलैंड की बात करें, चलो अंडमान आइलैंड पर हम चले जाएं, वहाँ पर क्या है, पानी ही पानी, लेकिन पीने के लिए ना एक बूंद भी नहीं। ठीक, तो वही बात यहाँ है, पानी पानी तो है, लेकिन पीने की एक ड्रॉप भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखो, चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। अब जो चाइल्ड होता है, बच्चा जो होता है, वो एक किसी भी व्यक्ति का या व्यक्ति का फादर हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, बच्चा एक व्यक्ति का जनक हो सकता है, पिताजी हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, ऑपोजिट स्टेटमेंट है। अगला एग्जाम्पल देखो, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। कावर्ड्स माने कायर। देखो कायर लोग मरते हैं अपनी मृत्यु से, सॉरी, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, कायर लोग जो होते हैं ना कई बार मरते हैं, बिफोर देयर डेथ, अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। ये देखो, मरना तो एक ही बार होता है, जन्म भी एक बार, मरना भी एक बार, लेकिन जन्म जैसे होता है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन यहाँ पर कायर तो कई बार मरता है। इसका मीनिंग क्या है? देखो कायर लोग क्या करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। तो जो कॉम्प्रोमाइज करता है वो कायर होता है। ठीक है, तो यही बात इसमें की है कि उसकी स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नोबडी गोज टू दैट मार्केट, इट्स टू क्राउडेड। कहते हैं कि उस मार्केट में कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई? इट इज़ टू क्राउडेड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब देखो जरा, दो अपोजिट बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। नोबडी गोज देयर, वहाँ पर कोई नहीं जाता, लेकिन फिर भी भीड़ है। कोई जाता नहीं, फिर भी भीड़ है। अपोजिट स्टेटमेंट आई है ना। ठीक है, तो ये जो हमने देखा वो पैराडॉक्स के अंदर क्या है, दो अपोजिट स्टेटमेंट, दो अपोजिट आइडियाज़ को व्यक्त किया जाएगा और उसके मीनिंग को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक डायलॉग है दिल वाले फिल्म का, अजय देवगन की फिल्म है, बहुत ही अच्छी है, और इसके अंदर एक पॉपुलर सा डायलॉग है, मैं आपको सुनाऊंगा वो, उसको सुनने के बाद हम देखेंगे कि इसमें अलंकार कहाँ छिपा हुआ है। सुनो जरा डायलॉग को। क्या कहता है अजय देवगन, क्या कहता है? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था,
मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। अब ज़रा आप समझे ज़रा, पानी कम था फिर भी किश्ती डूब गई, दो अपोजिट आइडियाज आए ना, पानी कम फिर भी किश्ती डूब गई। ठीक है, तो यही हमारा पैराडॉक्स है। अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़े एंटीथेसिस की तरफ। एंटीथेसिस का मीनिंग भी विरोधाभास। एंटीथेसिस की पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए बैलेंसिंग ऑफ टू अपोजिट और कंट्रास्टिंग फ्रेजेस और क्लॉजेस इन ए पैरेलल स्ट्रक्चर। देखो एंटीथेसिस के अंदर क्या होता है, दो कंट्रास्टिंग, दो एक दूसरे के मतलब विपरीत विरोधाभास वाले क्या हैं, दो फ्रेज हैं। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। इसमें क्या मिलेगा, टू अपोजिट और कंट्रास्टिंग फ्रेज और क्लॉज। क्लॉज भी एक शब्दों का समूह ही होता है जिसके अंदर एक अपना एक सब्जेक्ट और इसके वर्ब होती है, इसको क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीथेसिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगी दो फ्रेज या दो क्लॉज, लेकिन उनके अंदर इन ए पैरेलल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होगा ना, जो स्ट्रक्चर जो होगा ना, सेंटेंस को बनाने का जो तरीका है ना, वो एक जैसा मिलेगा। कैसे? अब एक पॉइंट और इसका भी पॉइंट आप समझो जरा। जो सेंटेंस में दिया गया है वही उसका मीनिंग होता है। मतलब हमें इस यहाँ पर तो मीनिंग को समझना पड़ा था, पैराडॉक्स के अंदर तो हमें मीनिंग को समझना पड़ा था, डीप मीनिंग था, इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ा। लेकिन एंटीथेसिस के अंदर जो भी स्टेटमेंट दी गई है ना, जो भी आइडिया वहाँ पर व्यक्त किया गया है ना, वो बिल्कुल अपने आप में क्या है, वो क्लियर है। ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, जो हमें अंडरस्टैंड करना पड़े। चलो, जो सेंटेंस में दिया गया वही उसका मीनिंग होता है, इसमें कोई भी डीप या हिडन मीनिंग नहीं होता है, छिपा हुआ मीनिंग नहीं होता। क्लियर? अब एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको ये सारी जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट या जो भी आपकी डेफिनेशन आप लिखी वो क्लियर हो जाएगी। कैसे? देखो, मैन परपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब मैन परपोजेस मनुष्य तो बनाता है, गॉड डिस्पोजेस और भगवान चाहे तभी बिगाड़ दे। ठीक है, तो मैन परपोजेस गॉड डिस्पोजेस, भगवान मनुष्य बनाता है, भगवान बिगाड़ता है। ये कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यदि मनुष्य चाहे कितना ही चाहे, भगवान ना चाहे तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट आई है मैन परपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, मनुष्य बनाए भगवान बिगाड़े। वैसे भगवान किसी का काम बिगाड़ता नहीं, हमारी सोच होती है, हम ये सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है। वो समय का सब खेल होता है, समय के अनुसार सारी चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। क्या कहा है? एयर का मीनिंग होता है गलती। देखो, गलती मनुष्य कर लेता है या मनुष्य गलतियों का एक पुतला है, ऐसा बोला जाता है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, लेकिन माफ़ करना देवी है। देखो, माफ़ करना सबके बस की बात नहीं है, माफ़ करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर जो ईगो होता है ना, अहंकार जो होता है, वो हमें झुकने नहीं देता है। कि यदि मैं थोड़ा सा झुक गया तो इसका मतलब मुझे लोग बेवकूफ़ मानेंगे। ठीक है, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है, टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, लेकिन माफ़ करना देवीय है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। देखो, भगवान ने क्या बनाए? कंट्री। कंट्री माने गांव, कंट्री माने देश भी होता है, कंट्री माने गांव भी होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र को कंट्री साइड बोलते हैं। तो गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव बनाए, बट मैन मेड द टाउन, मनुष्य ने शहर। ठीक है, या नगर। दोनों अपोजिट आइडियाज हैं। किसके माध्यम से हमने इसको व्यक्त किया गया है? फ्रेज के माध्यम से। यहाँ पर दो फ्रेज हो सकती हैं, दो सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो दो क्लॉज हैं या दो फ्रेज हैं, समझ गए? यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज वो है। तो हमने दो क्लॉज को यहाँ पर व्यक्त किया है, लेकिन दोनों में क्या है? विपरीत जो है विचारधारा को बताया गया है। स्पीच इज सिल्वर, यदि बोलना सिल्वर के जैसा है तो साइलेंस इज गोल्ड, तो चुप रहना, खामोश रहना कैसा है? गोल्ड के समान। ये बोला जाता है कि एक चुप 100 को हराए। यदि झगड़ा हो जाता है तो एक को चुप होना पड़ेगा, तभी झगड़े का अंत होगा। ठीक है, इसलिए ये बोला जाता है कि स्पीच इज सिल्वर, यदि हम बोलना यदि इतना अच्छा मानते हैं तो वो सिल्वर के जैसा ही है, लेकिन चुप रहना तो गोल्ड के जैसा है। दो अपोजिट आइडियाज हैं, तो किसके द्वारा व्यक्त किया हमने? दो अलग अलग क्लॉज के माध्यम से। ठीक है, और आगे एक सेंटेंस देखो, आर्ट इज लॉन्ग लाइफ इज शॉर्ट। आर्ट माने कला। कला क्या है? वो तो बहुत लंबी विस्तृत है, लेकिन जीवन क्या है? छोटा है। ठीक है, देखो, कला तो जन्म जन्म तक ऐसी चलती रहती है। एक व्यक्ति का मान लिया भाई एक जीवन काल समाप्त हो गया, लेकिन कला तो चलती रहेगी, उसके बाद कोई और उसको संभालेगा। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है आर्ट इज लॉन्ग लाइफ इज शॉर्ट। हमने क्या देखा है? एंटीथेसिस के अंदर दो क्लॉज या फ्रेज होते हैं, लेकिन दोनों में जो स्ट्रक्चर होता है ना,
स्टेटमेंट पैरेलल, स्टेटमेंट पैरेलल होगी। पैरेलल का एक बार मीनिंग समझिए जरा। देखो यहाँ पर क्या था, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट, आर्ट इज, लाइफ इज, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। ठीक है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है ना। गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन, मेड मेड, ठीक है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, इज, परपोज इज, डिस्पोज इज। क्लियर हो गया, ये है स्ट्रक्चर। तो अब एक और सॉन्ग है आपके सामने, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एंटीथेसिस है वो कहाँ छिपा हुआ है। सॉन्ग को सुनना। छज्जे ऊपर बोयोरी बाजरो कैसे, खिल गयो फूल चमेली को, छज्जे ऊपर बोयोरी बाजरो, खिल गयो फूल चमेली को। अब जरा देखो जरा, क्या ये बात जचती है या नहीं जचती। छज्जे ऊपर बोयोरी बाजरो, बोया तो क्या था, छज्जे के ऊपर बाजरा बोया था, खिला क्या, चमेली का फूल। अपोजिट बातें आई ना। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग है ना, मैं आपको ये सुनाता हूँ ना, इसका मतलब यही है कि आप इंटरटेन के माध्यम, मतलब इंटरटेन से ये सारी चीज़ें सीख जाएं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। ठीक है।